Hello student, Assalamu alaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor from tutorial.pk. Today we are doing the brief overview of your chapter 27, that is the man and his environment. Let's start. जब आप दुनिया को देखते हैं तो आप देखते हैं कि ह्यूमन जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व हुए हैं, और जब ह्यूमन इवॉल्व हुए हैं तो उन्होंने अपने साथ साथ इन्वायरमेंट को भी मॉडिफाई किया है फॉर देयर ओन बेनिफिट। जब इन्वायरमेंट को हम देखें तो इन्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट रिसोर्सेज का ट्रेजर है। इस रिसोर्सेज में हमारे पास रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल हर तरह के रिसोर्स आते हैं, नेचुरल, मैन मेड, आर्टिफिशियल, और वो तमाम रिसोर्सेज जो है वो ह्यूमन की ग्रोथ और पॉपुलेशन को या ह्यूमन के अर्थ पे सर्वाइवल को जो होता है वो इंक्रीज कर रहे होते हैं। अब हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि अर्थ में नेचर ने क्रिएट किए हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि दोबारा से रिक्रिएट हो सकते हैं बाय द नेचुरल साइकिल्स, और दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि दोबारा से रिक्रिएट नहीं हो सकते, और इनमें जो होता है वो कॉमन एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स की है। फिर अब ये तमाम रिसोर्सेज जो होते हैं ये एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हैं, यानी कि वो वापस जाते हैं और फिर दोबारा से अपने आप को रिक्रिएट करते हैं। तो इस रिक्रिएशन को जो है वो हम लोग एक नेचुरल साइकिल्स कहते हैं, और इन तमाम साइकिल्स के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो हमारी सन है। यानी अगर सन ना हो तो अर्थ के ऊपर ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट के साथ साथ इन न्यूट्रंस के साइकिल भी जो है वो नियरली इम्पॉसिबल हो जाए। अब जब हम ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अगर डिटेल में डिस्कस करें तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि अगेन एंड अगेन यूज हो सकते हैं, और इनके लिए जो होता है नेचर ने सर्टेन साइकिल्स क्रिएट किए हुए हैं ताकि ये दोबारा से दोबारा क्रिएट होके अर्थ के अंदर जो है वो ऐड हो जाए। तो इनमें जो है वो हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज में एयर है, वाटर है, लैंड है, वाइल्ड लाइफ है और सॉइल है। अब अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर वो थिक ब्लैंकेट है जिसने हमारे अर्थ को कवर किया हुआ है, और इसके अंदर वो तमाम लाइफ सस्टेनिंग गैसेस है जिनकी वजह से अर्थ पे लाइफ जो है वो सर्वाइव करी है। अब इसके अंदर, इस एयर के अंदर हार्मफुल एडिशन ऑफ द गैसेस वो एयर पोल्यूशन कॉज करता है। एंड वी ऑल नो कि जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो उनके अंदर से निकलने वाले हार्मफुल गैसेस जो होते हैं वो एयर के अंदर जो है वो एयर के अंदर एडिशन करती है हार्मफुल सब्सटेंसेस का, और ये सब्सटेंसेस जो होते हैं वो ह्यूमन हेल्थ के साथ साथ एनिमल्स और प्लांट हेल्थ के लिए भी जो होता है वो डेंजरस होते हैं। अब बात करते हैं पानी की। अगर देखा जाए तो अर्थ की जो सरफेस है वो 70% पानी से क्रिएट हुई है, यानी हमारी अर्थ पे लैंड कम है और वाटर ज़्यादा है। और फिर हम लोग जो अगर पानी के इस्तेमाल की बात करें तो हमारा सिर्फ 10% डोमेस्टिक यानी कि घरों में और इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, और बकाया 90% हम लोग अपनी फूड की ग्रोथ और अपने फूड को क्रिएट करने में यूज करते हैं। अब जब ये पानी के अंदर हम सर्टेन केमिकल्स को ऐड करते हैं, और ये केमिकल्स चाहे वो इंडस्ट्रीज के जरिए आए, चाहे डोमेस्टिक यूज के जरिए आए, या चाहे एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स के जरिए आए, वो तमाम जो होते हैं वो एक्सट्रीमली टॉक्सिक होते हैं, और ये हमारे नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी प्लांट और एनिमल की ग्रोथ को जो होता है वो बुरी तरह से डिस्टर्ब करते हैं। फिर हम बात करते हैं लैंड की। लैंड को हम लोग सॉइल भी कहते हैं, और ये वो अर्थ क्रस्ट है जिसके अंदर वो तमाम मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी अर्थ के अंदर ग्रोथ, प्लांट्स की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, और उसके साथ साथ इस सॉइल के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि डिकम्पोजिशन का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब सॉइल हमारे अर्थ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नंबर 1, इसी के ऊपर जो होता है वो ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है, यानी कि हम चलते फिरते हैं इसके ऊपर, और इसके ऊपर जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर तो होता है वो वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से ह्यूमंस को ग्राउंड वाटर रिजर्व्स जैसे इंपॉर्टेंट रिजर्व्स हासिल होते हैं। फिर अगर हम अर्थ की बात करें तो हमारे अर्थ में जहाँ 70% पानी है तो उसके बाद बकाया 30% लैंड है। फिर हम बात करते हैं जंगली हयात, जिसे हम लोग वाइल्ड लाइफ कहते हैं। वाइल्ड लाइफ भी जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, और जब हम वाइल्ड लाइफ का नाम लेते हैं तो इट मीन्स कि वो तमाम एनिमल्स और प्लांट्स जो कि नेचर में खुद ही ग्रो करते हैं, एंड दे डोंट नीड द ह्यूमन हेल्प फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब जब ह्यूमंस उन वाइल्ड लाइफ को यूज करता है फॉर इट्स ऑन बेनिफिट्स, तो वो जो है वो उस वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लॉइट करता है, और उस वजह से जो हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है वाइल्ड लाइफ का, वो ऐसा ऐसा कन्वर्ट होता जा रहा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में, जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन। फिर हम बात करते हैं एनर्जी की।
एनर्जी उस पावर को कहते हैं जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी या ऐसी एनर्जी यूज कर सके जिससे हम लोग अपनी डेली मशीन्स को चला सके। इन एनर्जी रिसोर्सेज में दो टाइप के एनर्जी रिसोर्सेज है, एक वो जो इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी रिसोर्सेज है, यानी कि नेचर जो है वो खुद ब खुद क्रिएट कर सकती है, और दूसरे एग्जॉस्टेबल एनर्जी रिसोर्सेज है जो कि एक दफा क्रिएट हो गए तो दोबारा से क्रिएट नहीं हो सकते। अब जब हम इन एग्जॉस्टेबल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जॉस्टेबल एनर्जी रिसोर्सेज की, जिसमें फॉसिल फ्यूल्स और न्यूक्लियर पावर आती है। जबकि इन एग्जॉस्टेबल एनर्जी रिसोर्सेज में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, टाइडल पावर, विंड पावर, जियोथर्मल, सॉलिड वेस्ट एंड ओशन थर्मल ग्रेडियंट जैसी एनर्जी रिसोर्सेज शामिल है। इन एग्जॉस्टेबल पावर की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये नॉन पोल्यूटेंट होते हैं और ये हमारी अर्थ के अंदर ग्रीन एनर्जी, यानी कि ऐसी एनर्जी जो कि हमारी अर्थ के लिए हार्मफुल ना हो, वो क्रिएट करती है। एनर्जी क्रिएट करने में अर्थ के बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज होते हैं, सो दैट्स वाई हम लोगों को एनर्जी सोच समझ के इस्तेमाल करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें ऐसी मशीन्स को यूज़ करना चाहिए कि जो कि कम से कम बिजली को इस्तेमाल करें। हमें अपने आसपास के लैंड वेस्ट को रिड्यूस करना चाहिए विद द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चलना चाहिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग द प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। और उससे बढ़ के हम लोगों को अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्विच ऑफ कर देने चाहिए जबकि हम लोग जो है वो रूम में ना हो या उस जगह पे ना हो। और हमें सबसे बढ़ के जो एयर कंडीशनिंग होती है उसके यूज़ को मिनिमाइज करना चाहिए। अब अगर मैं अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज की बात करूँ तो उसमें जो होता है वो एयर, वाटर एंड सॉइल तो शामिल है, लेकिन ये हमारी जो सॉइल है वो बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रही है विद द हेल्प ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन बेसिकली कटिंग ऑफ ट्रीज है फॉर द ओन पर्पस ऑफ द ह्यूमन, और उसकी कटिंग ऑफ ट्रीज के होने की वजह से जो वाइल्ड लाइफ का नेचुरल हैबिटेट है वो बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब हम अगर मॉडिफिकेशन की बात करें तो ह्यूमंस ने अर्थ को जो है वो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया। फॉर एग्जांपल, अगर पुराने ज़माने की बात करूं तो पुराने ज़माने में लोग एक सिंपल लाइफ गुजारते थे, सो दैट्स वाई उन्हें एनर्जी की इतनी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आजकल एक सिंगल रूम में कई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ होती है और उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। फिर अगर हम ऑफिस को देखें तो ऑफिस के अंदर एयर कंडीशनिंग, लाइटनिंग, ऑफिस के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में थाउजेंड्स किलो वाट्स ऑफ एनर्जी जो होती है वो इस्तेमाल हो रही होती है। फिर हम सड़कों की बात करें तो सड़कों पर चलने वाली व्हीकल्स फॉसिल फ्यूल्स को काफ़ी ज़्यादा से एक्सप्लॉइट या यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। एंड देन इंडस्ट्री जो होती है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करती है फॉर क्रिएशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब पहले अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो पुराने ज़माने में ह्यूमन उसी जगह पर रहता था जहाँ की कंडीशंस और रिसोर्सेज ह्यूमन की लाइफ को जो है वो फेवर करें या ह्यूमन लाइफ के लिए पॉसिबल सूटेबल हो। लेकिन आजकल ह्यूमन जो है वो हर जगह पे रह सकता है बिकॉज उसने कुछ ऐसे मेथड्स एंड मैकेनिज्म डेवलप कर लिए जो कि उसे हर इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प कर रहे होते हैं। इसी वजह से इन्वायरमेंट के अंदर हर कोने पे ह्यूमन पॉपुलेशन साइज जो है वो तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है और इसको हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को स्टडी करने के लिए साइंस के डिफरेंट ब्रांच है जिसको हम लोग डेमोग्राफी कहते हैं, और ये ह्यूमन पॉपुलेशन को सोसाइटी की स्टडी करते हैं और उसका इम्पैक्ट देखती है ऑन द सोसाइटी एंड ऑन द इन्वायरमेंट। अब जब ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोड करती है तो उसकी वजह से किसी भी सोसाइटी, किसी भी इन्वायरमेंट पे इसका एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। यानी अगर हम रिसोर्सेज को देखें तो रिसोर्सेज 1, 2, 3 की तादाद में इंक्रीज होते हैं, जबकि पॉपुलेशन 2, 4, 6, 8 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में जो होता है वो इंक्रीज हो रही होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि रिसोर्सेज थोड़े हो जाते हैं और पॉपुलेशन साइज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और ये होता है कि खाना थोड़ा हो जाता है और खाने वाले बहुत ज़्यादा, जिस वजह से सोसाइटीज़ और इन्वायरमेंट में कंपटीशन डेवलप होता है, और ये कंपटीशन इन्वायरमेंट के साथ साथ ह्यूमन ग्रोथ और सोसाइटीज़ को भी जो होता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर अब जब ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज करिए तो इंक्रीज होने की वजह से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, और रिसोर्सेज से मुराद ये है कि ऑफिसेज, होम्स एंड एग्रीकल्चर पैचेस फॉर द फूड डेवलपमेंट। तो उस सब के लिए जब हम लोग इन्वायरमेंट को क्लियर करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब डिफॉरेस्टेशन जो है वो इन्वायरमेंट पे बहुत बुरी तरह नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि इसकी वजह से जो आपकी वाइल्ड लाइफ है वो बुरी तरह से इफेक्ट हो रही है, क्योंकि जितनी भी वाइल्ड लाइफ है उसका जो होम है वो फॉरेस्ट कंसीडर किया जाता है। फिर कुछ लोग जो होते हैं वो उन प्लांट्स को जब कट करते हैं तो उनकी जगह न्यू प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन एक डेवलप कंट्रीज जो होती है उनमें बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लेस डेवलप कंट्रीज।
दैट्स वाई जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है उनमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू द लेस डेवलप्ड कंट्रीज। उसी के बाद हम बात करते हैं आखिर में एफॉरेस्टेशन की। एफॉरेस्टेशन ये वो डेवलपमेंट या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रीज या फॉरेस्ट है उस जगह पे जहाँ पर पहले जो है वो कहीं पे फॉरेस्ट ना हो, और हमारे पास सर्टेन एनजीओज एंड गवर्नमेंट जो है वो एफॉरेस्टेशन के फिनोमेना को जो है वो बहुत ज़्यादा से प्रमोट करनी है और लोगों को इनकरेज करनी है कि वो अपने आसपास जंगलात या दरख्तों के अंदर जो है वो इजाफा करें। क्यों इजाफा करें? बिकॉज वी ऑल नो कि जो फॉरेस्ट होता है वो हम लोगों को टिम्बर, फायरवुड, मेडिसिन एंड लॉट्स ऑफ अदर प्रोडक्ट्स जो होता है वो प्रोवाइड करता है। और अगर फॉरेस्ट ना हो तो ह्यूमंस का सर्वाइवल भी जो है वो अर्थ पे नियरली इम्पॉसिबल हो जाए। फिर हम लोग बात करते हैं आखिर में पोल्यूशन की। अब पोल्यूशन क्या है कि एनी एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एनवायरनमेंट। अब जो हमारे पास टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है उनमें सबसे पहले आती है एयर पोल्यूशन। और एयर पोल्यूशन का मतलब ये है कि अगर हवा के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस के एडिशन हो, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो है वो एयर पोल्यूशन में शामिल है। और इस वजह से जो एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट होता है उनमें ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन जैसे इफेक्ट जो होते हैं वो सामने आते हैं। फिर बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की। पानी के अंदर अगर हार्मफुल एडिशन या केमिकल्स की एडिशन जो होती है वो वाटर पोल्यूशन क्रिएट करती है। उस वजह से हमारे पास यूट्रोफिकेशन, एल्गल ब्लूम और जो है वो पानी या ह्यूमंस की हेल्थ के अंदर जो है वो सर्टेन बीमारियां जो होते हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। फिर बात करते हैं सॉइल पोल्यूशन की। लैंड के ऊपर जो है वो हार्मफुल सब्सटेंसेस का ऐड होना जो है वो सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करता है। फिर रेडिएशन पोल्यूशन यानी कि न्यूक्लियस वेस्ट या डिफरेंट यूरेनियम सॉल्ट्स और यूरेनियम फ्यूल या दूसरे सब्सटेंसेस जो कि रेडिएशन इमिट करते हैं, वो अगर ह्यूमन सोसाइटी या ह्यूमंस जो है वो उनसे एक्सपोज हो जाए तो ह्यूमंस के अंदर सर्टेन प्रॉब्लम, सर्टेन डिजीजेस जिनमें कैंसर जैसी बीमारियां शामिल है वो क्रिएट हो जाती है। और उस पोल्यूशन को हम लोग रेडिएशन पोल्यूशन कहते हैं। फिर बात करते हैं आखिर में नॉइज पोल्यूशन की। नॉइज पोल्यूशन एज द नेम शो कि ऐसी आवाज़ें या ऐसा शोर इन्वायरमेंट में जिसकी वजह से जो ह्यूमंस हैं उनकी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़े। अब हम बात करते हैं ओजोन डिप्लेशन की। वी ऑल नो कि जो एयर है उसके अंदर एक लेयर होती है बिटवीन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड द ट्रोपोस्फेयर जो कि थिक है और वो ओजोन कहलाती है। इस ओजोन का पर्पस ये है कि आपकी अर्थ को हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन उससे प्रोटेक्ट कर रही होती है। अब जब ये ओजोन है ये वक्त के साथ साथ डिप्लीट हो रही है और इसकी डिप्लीट में सबसे मेजर केमिकल जो कि रोल प्ले कर रहा है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसके बाद बात करते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अर्थ के अंदर जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करे जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स अर्थ को फेस करने को मिल रही हैं। फिर ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ एसिड रेन जिसके अंदर वो तमाम ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन जब एयर में जाती है तो वो पानी के साथ मिलकर रेन की फॉर्म में ज़मीन में आती है और पानी की जो pH होती है उसको बुरी तरह से डिस्टर्ब करते हैं जिसकी वजह से मछलियाँ और जितने भी एक्वाटिक लाइफ है उसकी डेथ हो जाती है। देन हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की। वाटर पोल्यूशन के अंदर जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस तरीके से? अगर हम देखें तो हम लोग जो सीवेज का पानी होता है उसको ट्रीट के बगैर ही जो है वो नदी नालों में बहा देते हैं जिसकी वजह से लोगों को सर्टेन टाइफाइड एंड क्लोरेला जैसी डिजीजेस का शिकार होते हैं। उसके अलावा इस सीवेज के पानी के अंदर हार्मफुल बैक्टीरियाज और पॉइजनस केमिकल्स होते हैं जिनको अगर ह्यूमन इनगल्फ कर ले तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो है वो डिजीज क्रिएट हो जाती है। देन जो ऑयल स्पिलिंग होती है सी के अंदर वो एक्वाटिक लाइफ चाहे वो बर्ड्स हों चाहे वो एनिमल्स हों या चाहे प्लांट्स हों उन सब को जो है वो डिस्ट्रॉय करिए। और डिटर्जेंट वाला पानी अगर जो है वो जमीन वाटर के अंदर शामिल हो जाए तो उसकी वजह से डिटर्जेंट में मौजूद फॉस्फेट पानी के अंदर जो है वो फोटोप्लैंक्टन यानी कि जो है यूनिसेलुलर प्लांट्स उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है जो कि एल्गल ब्लूम या यूट्रोफिकेशन जैसी बीमारियां जो है वो क्रिएट कर देते हैं। आखिर में बात करते हैं ऐसे केमिकल्स की जो कि एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। इन सब को हम लोग एग्रो केमिकल्स कहते हैं। इनमें हमारे पास पेस्टिसाइड्स आते हैं, फर्टिलाइजर्स आते हैं, हर्बिसाइड्स आते हैं, यानी वो तमाम केमिकल्स जो कि प्लांट्स को प्रोटेक्ट करे फ्रॉम द हार्मफुल एनवायरमेंटल कंडीशंस ताकि प्लांट्स जो है वो हेल्दी ग्रो करे और उनकी जो क्रॉप्स की यील्ड है वो ज़्यादा हो जाए। अब इसमें जो है सबसे पहले बात करते हैं खाने के अंदर जो पेस्टिसाइड आते हैं। पेस्टिसाइड हर वो हार्मफुल केमिकल होता है जो कि पौधों के ऊपर लगने वाले कीड़ों को तबाह करने के लिए होता है, लेकिन जब पौधे इनसे एक्सपोज होते हैं तो फ्रूट्स के अंदर भी जो होता है ये केमिकल आ जाता है और जब ह्यूमन इस कंटेमिनेटेड फूड को खाते हैं
तो ह्यूमन की बॉडीज़ के अंदर जो होता है वो ये केमिकल्स चले जाते हैं और ह्यूमन बॉडीज़ में सर्टेन डिजीजेस कॉज करते हैं। फिर बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की। फर्टिलाइजर प्लांट के अंदर जो मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है उसको पूरा करते हैं, लेकिन अगर ये फर्टिलाइजर्स पानी के अंदर डिजॉल्व होकर नदी नालों में चले जाएं तो वहाँ पर जो होता है ये फॉस्फेट के जो नंबर होता है या फॉस्फेट की कंसंट्रेशन पानी में इंक्रीज करते हैं, जो कि एल्गल ब्लूम या यूट्रोफिकेशन कॉज करती है। फिर हम बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ की। ह्यूमन हेल्थ अगर एक नॉर्मल और स्टेडी रेट पे मेंटेन हो तो इसको हम लोग होम्योस्टेसिस कहते हैं। लेकिन ह्यूमन क्योंकि एक मशीनरी है तो मशीनरी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। अगर ये प्रॉब्लम जेनेटिकली हो तो ह्यूमन जेनेटिक डिजीज का शिकार हो जाता है और इसकी कॉमन एग्जांपल में डाउन सिंड्रोम है। और अगर ये प्रॉब्लम किसी पैथोजन की वजह से हो तो इस बीमारी को हम लोग इन्फेक्शन कहेंगे और इसमें कॉमन आपके पास पोलियो, टीबी, HIV, एड्स जैसी बीमारी शामिल है। फिर हमारे पास आती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जिसमें एनीमिया आ जाते हैं। देन वी हैव द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जिसमें आपकी बॉडी के अंदर कोई भी खास ऑर्गन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता और इसमें कॉमन एग्जांपल डायबिटीज़ की है। फिर आते हैं फिजिकल डिसऑर्डर जो कि किसी एक्सीडेंट या इंजरी वगैरह की वजह से होते हैं। देन वी हैव द केमिकल कॉज और केमिकल कॉज में वो बीमारियां आती है जो कि ड्रग अब्यूज या स्टिमुलेंट या ऐसे हार्मफुल केमिकल्स को इनहेल या इंजेस्ट करने की वजह से होती है। फिर हमारे पास आती है एजिंग। एजिंग जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द बॉडी होता है, यानी कि बॉडी के ऊपर जो है वो नेगेटिव ग्रोथ को हम लोग एजिंग कहते हैं और उस वजह से जो ह्यूमन होता है वो सर्टेन बीमारियों का शिकार होता है जिसमें कॉमन डिजीज ऑस्टियोआर्थराइटिस है। आखिर में हमारे पास मेंटल इलनेस आते हैं जिसमें आपकी बॉडी का जो ब्रेन होता है वो काम करने से प्रॉपर्ली काम नहीं करता और ह्यूमन बॉडी जो होती है वो बुरी तरह से इफेक्ट होती है। इसमें कॉमन डिजीजेस जो है वो आपके पास डिप्रेशन, अल्जाइमर वगैरह शामिल है। तो इसके साथ ही हमारा समरी जो है वो कंप्लीट हो गई। आई होप आपको आज की बताए हुए ओवर टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। दिस इज लाइबा तारिफ फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next chapter. Take care. Allah Hafiz.